हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन निडजी गुरु क्लासेस। और मैं आपका दोस्त सत्यजीत सिंह। और आज डियर स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। और उसका आज समझ लीजिए हम लोग लास्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं कि ये व्हाट इज़ इवोपरेशन। और बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट ये देखते हैं कि इवोपरेशन में भी लिक्विड से स्टीम या वेपर में कन्वर्जन होता है, और बॉइलिंग में भी क्या होता है, लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्जन होता है। तो बेसिकली इवोपरेशन और बॉइलिंग में क्या बेसिक डिफरेंस है, क्या ये दोनों सेम हैं कि अलग अलग हैं, और अलग अलग हैं तो किन पॉइंट्स पे अलग अलग हैं, कब इवोपरेशन होता है कब बॉइलिंग होता है, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवोपरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। और लास्ट में हम इस वीडियो में सीखेंगे कि बॉइलिंग और इवोपरेशन में डिफरेंसेस क्या हैं। तो आज का ये टॉपिक चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इवोपरेशन का आपको डेफिनेशन लिख रखा है, समझिएगा बच्चों। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, वेपर स्टीम ओके, या गैस भी बोल सकते हो। तो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड के जो पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, तो दिमाग में क्लिक किया होगा कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें लिक्विड स्टेट कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को ध्यान से सुनो। जब हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते थे तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या नाम देते थे, बॉइलिंग पॉइंट ओके। और गैस से वापस लिक्विड करना रहता था तो ये प्रोसेस होता था कंडेंसेशन। पिछले वीडियोस में सारी बातें हमने क्लियर की हैं, ठीक है। पर यहां क्या कह रहा है कि लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से बिलो, जैसे मान लीजिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है तो हम सभी जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, पर बिलो बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर 50 डिग्री 60 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपर में कन्वर्ट हो जाने के प्रोसेस को ही क्या नाम देंगे, इवोपरेशन। तो बच्चे यहाँ से आप एक बात समझिए, जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड से गैस बने तो ये प्रोसेस कहलाएगा बॉइलिंग, और वहीं जब वाटर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड से गैस बने तो वो प्रोसेस कहलाएगा इवोपरेशन। अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देखते ही हैं, जैसे मान लीजिए समर सीजन में आपको पता है कि जो रिवर्स होती हैं, जो पॉन्ड्स होते हैं, ओशियंस होती हैं, उन पे सनलाइट होती है, फॉल करती है, और उस सनलाइट के थर्मल एनर्जी से हमारा जो वाटर होता है वो इवोपरेट होता है कि बॉयल होता है। बच्चों अर्थ पे मैक्सिमम टेम्परेचर जो जाता है ना, जो साउदर्न अर्थ में आती हैं, वो 50 to 60 डिग्री सेल्सियस जाता है, 100 नहीं जाता। अगर 100 जाएगा तो पूरा का पूरा समंदर का पानी भाप बन के उड़ जाएगा, बॉयल हो जाएगा हमारा ओशियन। तो 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पे सनलाइट के प्रेजेंस में सारा का सारा जो वाटर सोर्सेज होती हैं उनकी वाटर इवोपरेट होती हैं, और वही इवोपरेशन जाता है ऊपर, हवा ठंडी होती है, क्लाउड्स बनते हैं, फिर कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, और फिर से रेन बन के वो अर्थ पे फॉल करता है, तो रेन फॉल होता है। तो बच्चों आप यहाँ से समझे कि 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पे ये जो गर्मी के सीज़न में है, और गर्मी के तुरंत बाद रेनी सीज़न क्यों आता है, तो ये क्लियर हो रही हैं बातें, क्योंकि वाटर इवोपरेट हो रहा है, बॉयल नहीं हो रहा है। और एक और चीज़ मैंने आपको बताया कि इसी इवोपरेशन से रेनफॉल हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इवोपरेशन भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है। मतलब जब तक सनलाइट नहीं आएंगी खुद से इवोपरेशन नहीं होगा। तो इवोपरेशन क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब ये तो हुआ इवोपरेशन की बात। अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवोपरेशन को इफेक्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम मूव करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब देखिए अब हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इवोपरेशन को इफेक्ट करते हैं। तो अब देखिए एक स्लाइड आया आपके सामने, मैंने सारी चीज़ें लिख रखी हैं। तो सबसे पहला फैक्टर देख लीजिए, सरफेस एरिया। थोड़ा सोचो बच्चों, आप एज्यूम करो आपके पास एक पॉन्ड है, एक रिवर है और ओशियन है।
तो मुझे बताओ समर सीजन में सबसे ज़्यादा वाटर कौन इवोपरेट कर रहा है? सबको पता है कहाँ से सबसे ज़्यादा इवोपरेशन हो रहा है, ओशियन से, समंदर से। क्यों? बिकॉज वहाँ पर वाटर का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। तो डियर स्टूडेंट, आप ये बात समझ पा रहे हैं कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवोपरेशन का रेट भी उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब मैंने लिखा है ये पॉइंट कि इवोपरेशन सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा लिखा गया होगा, इवोपरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ब्लू कलर से देख सकते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जब सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज करेगा, और वाइस वर्सा, मतलब सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी डिक्रीज करेगा। अब सेकंड पॉइंट आप लोग देख सकते हो डियर स्टूडेंट, टेम्परेचर। तो ये सबको पता है कि विंटर सीजन में ज़्यादा इवोपरेशन हो रहा है कि समर सीजन में? ऑब्वियसली समर सीजन में, बिकॉज जितना हाई टेम्परेचर रहेगा वाटर उतने हाई रेट से इवोपरेट होगा और वो जाएगा एयर में और क्लाउड्स बनेंगे और उससे फिर रेनफॉल होगा। तो हमेशा टेम्परेचर जितना ज़्यादा हाई रहेगा इवोपरेशन का रेट भी उतना इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स इवोपरेशन ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। अब थर्ड फैक्टर देखते हैं डियर स्टूडेंट, दैट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है जो एटमॉस्फेयर में ना, जैसे कोहरापन या जो वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में रहते हैं ना, उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ह्यूमिडिटी में एक चीज़ समझिए कि ह्यूमिडिटी जब होगा, आप समझना मेरा एक वाटर है, सॉरी ओशियन का पूरा लेयर है, अगर बाई चांस उसके ऊपर ह्यूमिडिटी पहले से प्रेजेंट है, मतलब वाटर ड्रॉपलेट मौजूद है। ठीक है, और ये एक और चीज़, ह्यूमिडिटी को एक डिवाइस से मेज़र करते हैं, उस डिवाइस का नाम आप याद रखो, दैट इज़ हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट होता है। मैं आपको ये कह रहा था कि समंदर है, समंदर के ऊपर मान लो मेरा मीडियम ह्यूमिड है, उसमें नमी है एयर में, तो जब इवोपरेशन होता है तो इवोपरेशन होते समय भी समंदर से क्या होता है, वाटर इवोपरेट होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली इवोपरेटेड, सॉरी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं एयर में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थे, तो क्या जो नया वाटर ड्रॉपलेट बन रहा है उनके लिए स्पेस अवेलेबल है क्या? ऑब्वियसली नॉट। तो यहाँ पर क्या होगा, ह्यूमिडिटी होने के कारण इवोपरेशन प्रॉपरली नहीं हो पाया। मतलब जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा इवोपरेशन उतना कम होगा। इसलिए विंटर सीजन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है, इवोपरेशन का रेट कम रहता है। तो आप समझ पा रहे हो बच्चों कि इस बार ह्यूमिडिटी इवोपरेशन की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स हायर द वैल्यू ऑफ ह्यूमिडिटी लोअर विल बी इवोपरेशन। अब फोर्थ फैक्टर देखिए बच्चों, दैट इज विंड स्पीड। तो मैं इसको ऐसा सोचता हूँ, वही ह्यूमिडिटी वाला मीडियम समझो, ओशियन है, उसके ऊपर का जो एयर है एटमॉस्फेयर है उसमें ह्यूमिड है वो। अगर विंड स्पीड ज़्यादा है तो वो विंड स्पीड क्या करेगी, उस ह्यूमिडिटी, उस वाटर ड्रॉपलेट और मीडियम में वो जो मॉइस्चर है उसको दूर कहीं ले जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा कि जो नए वाटर ड्रॉपलेट इवोपरेट होके उठेंगे उनके लिए स्पेस अवेलेबल है, तो वो बड़े प्यार से कर सकते हैं ये काम। तो आप यहाँ से आइडिया लगा पाए कि जब एयर स्पीड या विंड स्पीड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो इवोपरेशन के रेट को सपोर्ट कर रहा है। ओके, तो हम देख पा रहे हैं कि विंड स्पीड इवोपरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और तुम लोग को मैं टेम्परेचर पढ़ा रहा था, देखो ना मेरा ही खुद समर सीजन चल रहा है, मैं खुद इवोपरेट हुए जा रहा हूँ, बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। चलिए, और नेक्स्ट और फिफ्थ पॉइंट देख लीजिए, दैट इज़ नेचर ऑफ लिक्विड। बच्चों देखो, वो लिक्विड जिनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग होगा, ठीक है, तो वो अपने बॉन्ड को जल्दी ब्रेक नहीं करेंगे। अब बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं करेगा तो वो लिक्विड से स्टीम में या वेपर में जल्दी कन्वर्ट नहीं होंगे। मगर ऐसे लिक्विड जिनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगे वो इजीली डिसोसिएट हो जाएंगे और इजीली लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट होंगे। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि अगर विस्कस लिक्विड है तो उसका इवोपरेशन का रेट क्या रहेगा, कम रहेगा,
और वहीं पर अगर वीक अट्रैक्शन फोर्स वाले लिक्विड हैं तो वो लोग इजिली लिक्विड गैसिफिकेशन करेंगे, मतलब वेपर में कन्वर्ट होंगे और इवोपरेशन के रेट को इंक्रीज करेंगे। तो ये 5 फैक्टर्स थे हमारे सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड और नेचर ऑफ लिक्विड जो इवोपरेशन को रेट को इफेक्ट करते हैं। और मुझे लगता है अब सब कुछ एक एक पॉइंट आप सबको विद एग्जांपल समझ में आया। अब बच्चों अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, इवोपरेशन और बॉइलिंग के बीच का डिफरेंस। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम सीखते हैं कि बॉइलिंग और इवोपरेशन में बेसिक क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, देखो बॉइलिंग मतलब भी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है, इवोपरेशन में भी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है। तो इनके बीच में क्या बेसिक से डिफरेंसेस है, चलिए अब उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो मैंने बॉइलिंग और इवोपरेशन में डिफरेंस लिख रखा है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहला आप लोग को दे रहा है कि बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट स्पेसिफिक टेम्परेचर नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। हर लिक्विड का एक अपना स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। जैसे वाटर के लिए कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर बॉयल होगा, 99 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल नहीं होगा। बट डियर स्टूडेंट अगर बात इवोपरेशन की करेंगे तो इवोपरेशन टेक्स प्लेस बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जब ओशियन रिवर्स के वाटर जब इवोपरेट हो रहे थे वो 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पे हो रहे थे, तो वो तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ ना। मतलब इवोपरेशन बॉइलिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हाई टेम्परेचर, इवोपरेशन लो टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, तो बॉइलिंग अकर फ्रॉम द सरफेस एज वेल एज द बल्क ऑफ द लिक्विड। बच्चों इसको समझिएगा आप लोग कि आप लोग घर में वाटर तो बॉयल किए ही होंगे। मान लीजिए मैं वाटर को बॉयल कर रहा हूँ, तो ये मेरा एक कंटेनर है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप इसको हीट करते हैं तो ये छोटे 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 यहाँ पे बबल्स बनते हैं और वही बबल्स ऊपर आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जाके वो बबल ब्लास्ट करते हैं और वेपर फॉर्म करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखे होंगे बच्चों तो ये बबल ना थ्रू आउट द एवरीवेयर लोकेटेड रहते हैं, पूरे के पूरे कंटेनर में बबल बनते हैं। इसका मतलब कि जो बॉइलिंग का फिनोमिना हो रहा है वो बॉटम में भी है, मिडिल पॉइंट में भी है और सरफेस पे भी है। पर अगर मैं बात करूंगा इवोपरेशन की तो आपको लगता है कि जैसे मान लीजिए ओशियन से या रिवर से जब वाटर इवोपरेट होके ऊपर जा रहा है तो क्या पूरा समंदर के अंदर का पानी इवोपरेट हो रहा है, उसका बॉटम का भी हो रहा है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। वो केवल कहां से होगा, तो वाटर का जो टॉप मोस्ट सरफेस है केवल उतना पार्ट इवोपरेट होगा और वहीं बॉइलिंग में बॉटम, इंटरमीडिएट, टॉप मोस्ट सारे जगह को कवर किया जाएगा। तो बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है और इवोपरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखिएगा। अब थर्ड में आ जाते हैं। तो थर्ड देखिए बॉइलिंग में कि नो कूलिंग कॉज्ड ड्यूरिंग बॉइलिंग। भैया जब आप वाटर बॉयल करेंगे तो हाई टेम्परेचर पे होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे और वहाँ कोई भी कूलिंग इफेक्ट जनरेट नहीं होगा। बट इवोपरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस और इस पर्टिकुलर केस में कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग एंड इवोपरेशन। क्लियर? एक और लास्ट डिफरेंस हमने कवर किया है कि बॉइलिंग में बबलिंग होता है। मैंने अभी अभी आपको दिखाया कि बॉटम में छोटे छोटे बबल्स बनते हैं, फिर वो ऊपर आते हैं और बड़े होते जाते हैं और लास्ट में ब्लास्ट करके वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बॉइलिंग में बबलिंग होता है, पर जब इवोपरेशन होता है, जैसे मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, रिवर का वाटर, ओशियन का वाटर इवोपरेट होता है। तो क्या आपने किसी रिवर को या किसी ओशियन को ऐसे खौलते उबलते देखा है क्या? नहीं ना, क्योंकि इवोपरेशन प्रोसेस में बबलिंग नहीं एग्जिस्ट करती है। तो ये था कुछ बेसिक सा डिफरेंस बॉइलिंग और इवोपरेशन में। और एक हिसाब से देखें तो मैं खुद भी बोल रहा हूँ कई बार कि इतनी गर्मी है कि इस हाई टेम्परेचर में मैं खुद डिहाइड्रेट और इवोपरेट हो रहा हूँ। फिर भी बच्चों हम लोग आप लोग के लिए लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो ये आज हमने कवर किया व्हाट इज़ इवोपरेशन, बेसिक डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं
और बॉइलिंग और इवोपरेशन, जो लगता दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों में लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। पर बेसिक से क्या क्या डिफरेंस हैं वो सारी बातें आज हमने कवर की। तो भैया हम इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताओ। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसमें हमने इस पूरे चैप्टर में जितनी भी चीज़ें कवर की हैं उसका हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। मतलब आपकी टेस्टिंग है कि आपने कितना पढ़ा। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।